हेलो दोस्तों, पिछले टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं कार्बन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक कैटिनेशन एंड एट द सेम टाइम कार्बन कंपाउंड्स की जो कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आती थी केमिकल प्रॉपर्टीज नेम टॉपिक में, उनको भी हम कवर कर चुके हैं। इनको अगर नहीं किया है तो इनका लिंक आ रहा है इस वक्त ऊपर, इनको कवर वहां से कर सकते हैं। इस सेशन में हम कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे। हम सीखेंगे कि इथेनॉल जो कंपाउंड है वो कैसे फंक्शन करता है, उसकी क्या क्या अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर हम जानेंगे एक दूसरे कंपाउंड इथेनोइक एसिड के बारे में, CH3COOH, उससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एस्टरिफिकेशन है, सेपोनिफिकेशन है, पूछी जाती हैं हर साल, इनके बारे में सीखेंगे। और फाइनली हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे विद अ थर्ड पोर्शन कि सोप मॉलिक्यूल कैसे फंक्शन करता है। सोप की मदद से कपड़ों की जो क्लीनिंग होती है वो पूरी कैसे होती है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं पहले पोर्शन इथेनॉल के साथ। फॉर्मूला इसका होता है C2H5OH। कुछ बेसिक डिटेल्स इसकी अगर जाने तो कॉमन नेम इसका होता है इथाइल एल्कोहल, और जो इसकी फिजिकल स्टेट होती है, जिस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, वो होती है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जो रूम टेम्परेचर है हमारा, उसमें ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। इस कंपाउंड के 3 मेन एप्लीकेशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। पहला एप्लीकेशन इसका है एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो अलग अलग तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक्स आती हैं जैसे कि बियर या फिर विस्की, इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक रोल प्ले करता है इथेनॉल। इसके बाद दूसरा इसका एप्लीकेशन देखें तो वो होता है एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को अलग से ऐड किया जाता है। कारण इसका क्या है? कारण ये है कि पेट्रोल के अंदर जो अलग से पॉल्यूशन कॉज होता है उसकी मात्रा को कम कर देता है इथेनॉल। फिर तीसरा और आखिरी यूज़ इथेनॉल का हो जाता है एज एन इंग्रेडिएंट इन मेडिसिन्स। अलग अलग तरह की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करता है। मेडिसिन्स जैसे कि कफ सिरप्स, जो कि कफ को ट्रीट करने के काम आते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है टिंक्चर आयोडीन। एक ऐसा मेडिसिन है जो इन्फेक्टेड एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए काम आता है। जब किसी को चोट लगती है तो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड एरिया है उसके ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि वो एरिया डिसइंफेक्ट हो जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। इसमें भी इथेनॉल ही ऐड होता है। इस तरह से ये वो 3 अलग अलग एरियाज हैं इथेनॉल के एप्लीकेशन के, जिनको हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो हमने पहला यूज़ देखा इथेनॉल का, विच इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसके ऊपर थोड़ी सी बात और करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो देखने में नेगेटिव दिखाई देता है। तो यहाँ पे इथेनॉल को कंज्यूम करने के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। इफ़ेक्ट्स को हम 2 लेवल पे देख सकते हैं। एक तो इथेनॉल यहाँ पे कंज्यूम हो सकता है कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, जिसमें इथेनॉल को काफ़ी गाढ़े फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विस्की को नीट पी लेना, यानी कि उसमें बिना पानी मिलाए उसको ड्रिंक कर लेना, जो कि अपने आप में काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ये एक ऐसा बिहेवियर नहीं है जिसको प्रमोट किया जाता है। इसके बाद दूसरा एरिया देखें तो इथेनॉल यहाँ पे कंज्यूम हो सकता है डाइल्यूट फॉर्म में, जिसमें अगर पहले बात करें कि अगर कोई जना इथेनॉल को एक बार इस्तेमाल करता है तो क्या होता है। एक ऐसी प्रैक्टिस जो अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है। मोस्टली लोग कभी ना कभी अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं अपनी लाइफ में। इसके पीछे का कारण क्या होता है? कारण सोसाइटी में मोस्टली ये माना जाता है, जो कि एक परसेप्शन है, एक मान्यता है, कि जो एक इंडिविजुअल इथेनॉल को कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, वो उसे कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन की फीलिंग देती है, जो कि अपने आप में पूरी तरह से सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। इस बात की सच्चाई को हम इथेनॉल को कंज्यूम करने के इफेक्ट में जान सकते हैं कि इसको कंज्यूम करने से होता क्या है। होता ये है कि जो जना इसको कंज्यूम करता है उसे एक ड्राउजीनेस की फीलिंग आती है एंड एट द सेम टाइम उसको मेंटल कन्फ्यूजन भी होता है। एक इंसान का जो अपने नर्वस सिस्टम पे जो पूरा कंट्रोल होता है, जिससे हम अपनी बॉडी के अलग अलग जो मसल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, उसको भी वीक कर देता है। इसको और एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अलग अलग मसल्स का, चाहे वो हाथ की हो या पैर की हो, उनका जो टाइमिंग होती है और एक्यूरेसी होती है उसको वीक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई एक जना अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो एक वॉकिंग जैसी एक सिंपल एक्टिविटी को भी सही से नहीं कर पाता है। एक सीधी लाइन में वो वॉक नहीं कर पाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ड्रिंक करके ड्राइव करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं कि जो जना एक बार भी अल्कोहल को कंज्यूम करता है उसे कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी डाइल्यूट इथेनॉल को लॉन्ग टर्म में कंज्यूम करने का इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो भी नेगेटिव ही होता है। इससे अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीवर का डैमेज हो जाना। एक लंबे समय तक अल्कोहल को कंज्यूम करने से हमारा जो एक मेन ऑर्गन है लिवर, वो अपने आप में डैमेज हो सकता है। ये हमने सीख लिया इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग इथेनॉल, इसको भी ध्यान रखेंगे।
इथेनॉल कंपाउंड से रिलेटेड लास्ट पोर्शन में जाए तो ये होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पे हम बात करेंगे दो रिएक्शंस के बारे में। सिंपल रिएक्शंस हैं दोनों, बट एट द सेम टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। पहली रिएक्शन की बात करें तो इथेनॉल को जब सोडियम के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं इस फॉर्म में कि जब इथेनॉल आयंस में ब्रेक होता है तो एक आयन तो यहाँ पे हो जाता है H पॉजिटिव और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5O नेगेटिव। ये कंबाइन हो जाता है सोडियम के साथ और क्या बन जाएगा C2H5ONa। नाम इसका याद रख लो, सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड यहाँ पे बेसिकली आयन का नाम है। C2H5O नेगेटिव को कहा जाता है इथॉक्साइड आयन। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हो जाती है पहली रिएक्शन। यूज यहाँ पे देखें तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे है सोडियम इथॉक्साइड। कलर की बात करें तो वाइट या फिर येलोइश कलर का होता है ये और पाउडर की फॉर्म में होता है। और यूज़ की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। यही इसका मेन पर्पस है जो ये सर्व करता है। ये एक पहली रिएक्शन ध्यान रखेंगे, सिंपल सी रिएक्शन है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें C2H5OH यानी कि इथेनॉल पे ऐड किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर यहाँ पे होता है हाई 170 डिग्री सेल्सियस। होता अब यहाँ पे यह है कि जब हम H2SO4 को ऐड करते हैं तो इथेनॉल डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि उसमें से वाटर हट जाता है। तो खुद भी करके देख सकते हो, इजी हो गया। अब ये H2O अगर हटा दिया C2H5OH में से तो क्या बचेगा C2H4 यानी कि ईथीन। तो ये हो जाती है हमारी रिएक्शन। पर्पस की यहाँ पे बात करें तो अगेन यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है C2H4 यानी कि ईथीन। इथीन ये इस्तेमाल होता है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्रीज। रबर के जो ट्रीज होते हैं उसमें एक जो मटेरियल मिलता है लेटेक्स, उसकी मात्रा को बढ़ाने के काम आता है इथीन। लेटेक्स का पर्पस यहाँ समझ लो, लेटेक्स जो है वो हमारी लाइफ में अलग अलग एरियाज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एडहेसिव्स के रूप में चीज़ों को चिपकाने के एरिया में इस्तेमाल हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ बैलून्स को बनाने के काम आ सकता है। और तीसरी चीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने का जो एक प्रोडक्ट होता है विच इज़ कॉन्डम, उसको बनाने में भी लेटेक्स का ही काम आता है। तो क्योंकि यहाँ पे लेटेक्स कई सारे अलग अलग एरियाज में इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हमने सीख ली सारी बातें इथेनॉल कंपाउंड के बारे में। अब चलें अपने सेकंड कंपाउंड की तरफ। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी बात हमने फंक्शनल ग्रुप्स टॉपिक के अंदर भी करी थी। एक हिंट दें इस कंपाउंड की तो ये पिकल्स के अंदर यानी कि अचार के अंदर एक प्रेजर्वेटिव की तरह काम करता है। नाम इसका होता है विनेगर। केमिकल नेम इसका प्रॉपर था इथेनोइक एसिड और फॉर्मूला क्या था CH3COOH। ऑल्सो केमिस्ट्री की दुनिया में अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो वो होता है एसिटिक एसिड। इसको भी ध्यान रखेंगे। फिजिकली ये कंपाउंड कैसा होता है उसको देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी कम विच इज़ 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसी कारण से विंटर्स में ये फ्रीज कर जाता है और इसीलिए इसका एक और नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बुलाया जाता है। सेकेंडली इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है इसकी बात करें तो इसकी बात हमने एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर में भी करी है। ये एक वीक एसिड होता है। कारण इसका ये था कि ये अपने आयंस में पूरी तरह से आयोनाइज यानी कि ब्रेक नहीं होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब इसकी एप्लीकेशन पे आएँ तो इसकी एक और मेन एप्लीकेशन होती है जो कि होती है एस्टर की प्रेपरेशन में। एस्टर एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, यानी कि वो काफ़ी स्वीट होते हैं जब उन्हें स्मेल किया जाए। अब चलें इंपॉर्टेंट पार्ट पे तो इथेनोइक एसिड की यहाँ पे रिएक्शंस की बात करेंगे। पहली रिएक्शन यहाँ पे दो हिस्सों में हम देखेंगे। इसमें पहला पार्ट होता है एस्टेरिफिकेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बनाते हैं एस्टर्स यूजिंग इथेनोइक एसिड। करा इसको कैसे जाता है, इथेनोइक एसिड को रिएक्ट किया जाता है इथेनॉल के साथ यानी कि C2H5OH के साथ इन द प्रेजेंट ऑफ एन एसिड एज अ कैटलिस्ट। किसी भी एक एसिड को लेंगे कैटलिस्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पे CH3COOH ब्रेक हो जाएगा इस पॉइंट पे और C2H5OH ब्रेक हो जाएगा इस पॉइंट पे। और अब ये जो CH3COO है ये कंबाइन हो जाएगा C2H5 के साथ टू फॉर्म एस्टर यानी कि CH3COO C2H5 हमारा मेन प्रोडक्ट। और दूसरी तरफ H कंबाइन हो जाएगा OH के साथ टू फॉर्म वाटर। मेन प्रोडक्ट इस रिएक्शन में होता है एस्टर, जिसके यूज़ की हमने बात करी थी अभी। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस के फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जगह पे हमारी लाइफ में इस्तेमाल होता है, जहाँ जहाँ पे हमें अलग तरीके की स्मेल देनी होती है। जैसे कि परफ्यूम्स के एरिया में बहुत सारे जो अलग अलग तरह के परफ्यूम्स हैं उसके अंदर एस्टर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है।
इसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट्स, एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लेवर्स बनाए जाते हैं एस्टर्स की मदद से, जो कि किचन के एरिया में कुकिंग में बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर, बहुत अलग अलग तरह की रेसिपीज़ को बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन काफ़ी यूज़फुल हो जाती है और पूछी भी जाती है। इसके बाद इसी रिएक्शन के सेकेंड पार्ट की बात करें तो वो होती है इसकी बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन। नेम इस रिएक्शन का होता है सेपोनिफिकेशन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पिछली रिएक्शन एस्टरिफिकेशन में जो मेन प्रोडक्ट बना था, जो कि था एस्टर CH3COO, इसको अब की बार रिएक्ट किया जाता है किसी एक बेस के साथ, जो कि इस केस में है NaOH। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अगेन एस्टर के जो यहाँ पे आयंस हैं वो ब्रेक होंगे और CH3COO कंबाइन हो जाएगा Na के साथ और C2H5 कंबाइन हो जाएगा OH के साथ। तो प्रोडक्ट्स हो गए CH3COO Na और C2H5OH। यहाँ पे जो हम मेन प्रोडक्ट देख रहे हैं वो है सोडियम एसिटेट। यूज़ इसका होता है इन द एरिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। अलग अलग तरह के जो भी सोप्स हैं वो इसी रिएक्शन के द्वारा बनाए जा सकते हैं। यही कारण है कि ये रिएक्शन भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ये हमने सीख लिया एस्टरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझो। यहाँ पे जो हमने सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COO बनाया, वो हमने कैसे बनाया, एस्टर की मदद से। और एस्टर हमने कैसे बनाया था, इथेनोइक एसिड की मदद से। तो दिस मीन्स कि सोडियम एसिडेट को यहाँ पे बनाने के लिए हमें दो रिएक्शंस को करने की जरूरत पड़ी, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम एक ही रिएक्शन के थ्रू करना चाहें, यानी कि अगर हम सीधा सोडियम एसिटेट बनाना चाहें फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो वो कैसे होगा। इसके लिए तीन अलग अलग रिएक्शंस आती हैं। चिंता मत करो, तीनों रिएक्शंस बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से। सबके प्रोडक्ट काफ़ी हद तक सेम आते हैं और रिएक्टेंट भी काफ़ी हद तक सेम है। तीनों ही रिएक्शंस में देखो इथेनोइक एसिड कॉमन है, पहली चीज़। डिफरेंट क्या है, दूसरा प्रोडक्ट जो है तीनों रिएक्शंस में वो अलग अलग है। पहली में है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी में है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और तीसरी में है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इथेनोइक एसिड को जब इन अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, खुद भी आप बना के देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इथेनोइक एसिड ब्रेक होता है CH3COO और H में, तो आप बता सकते हैं। पहली रिएक्शन पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगे CH3COO कंबाइन हो जाएगा Na से, तो ये बन गया सोडियम एसिडेट और वाटर। दूसरी में क्या बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से सेम ही प्रोडक्ट आएंगे, बस एक न्यू प्रोडक्ट और आएगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में कार्बन है वहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है। बिल्कुल इसी तरह से तीसरी रिएक्शन देखें तो उसके भी प्रोडक्ट सेकंड रिएक्शन से ही मैच करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कार्बन है, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस तरह से इन तीनों ही रिएक्शंस में हमने देख लिया कि सीधा इथेनोइक एसिड से सोडियम एसिटेट कैसे बनाया जाता है। इस रिएक्शन में एक फाइनल डिटेल छोटी सी और जानो कि इसका इस्तेमाल क्या है यहाँ पे सोडियम एसिटेट का। एक यूज़ तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं पिछली रिएक्शन में कि ये सोप के प्रिपरेशन में काम आता है, लेकिन एक दूसरा यूज़ भी इसका होता है विच इज़ टू न्यूट्रलाइज सल्फ्यूरिक एसिड वेस्ट स्ट्रीम्स। जो स्ट्रीम्स होती हैं जिसके अंदर वेस्ट जाता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आती है ये रिएक्शन। इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको प्रॉपर्ली करिए। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट सेकंड कंपाउंड इथेनोइक एसिड के बारे में। पिछले पोर्शन में हमने जो सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन ये वाली करी थी, इसमें हमने देखा था कि कैसे एस्टर से बनता है सोप का मॉलिक्यूल विच वॉज CH3COO। इसी के बारे में अब कुछ मेन बातें और जानेंगे। एक तो ये सीखेंगे कि सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरी बात ये भी सीखेंगे कि सोप जो होता है वो कपड़ों को साफ करने के काम कैसे आ पाता है। तो पहले बात यहाँ पे करें सोप के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखो। यहाँ पे जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था CH3COO, यही सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट सोप के मॉलिक्यूल्स का जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA या फिर RCOOK, विच मीन्स टू थिंग्स। पहली बात तो ये कि सोडियम के अलावा यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है, Na होगा या फिर K होगा। और दूसरी तरफ R का मीनिंग आप जानते होंगे, R शोज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, यानी कि सबसे छोटी यहाँ पे क्या हो जाएगी CH3 और उससे बड़ी क्या हो जाएगी C2H5, यानी कि C2H5COO, ये भी एक सोप का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। या फिर उससे भी बड़ी चेन C3H7COO, ये भी हो सकता है सोप का मॉलिक्यूल। बेसिकली हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि सोप मॉलिक्यूल होते हैं
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। या तो यहाँ पे सोडियम आएगा या पोटेशियम आएगा, और साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा उसमें जो चेन आएगी वो लंबी लंबी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी एक सोप मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जिसकी मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक तो हिस्सा उसमें होता है RCOO नेगेटिव वाला पार्ट, और दूसरा हिस्सा उसमें होता है लेट्स से Na+ आयन वाला पार्ट। इन दोनों ही आयन्स का नेचर एक दूसरे से अलग होता है। RCOO नेगेटिव जो आयन है उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक एंड, विच मीन्स नाम में ही डिटेल है, ये एक ऐसा एंड है जो पानी से दूर भागने की कोशिश करता है। जबकि दूसरी तरफ जो डर्ट है यानी कि गंदगी है कपड़ों पे, उससे अटैच होने की क्षमता रखता है, उस पर चिपकने की। तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पे दूसरे एंड की बात करें यानी कि Na+ या फिर K+ आयन की बात करें तो वो है हाइड्रोफिलिक एंड। ये एक ऐसा एंड है जो पानी के पास जाने की क्षमता रखता है, पानी को पसंद करता है। ये हमने सीख लिया कि सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आ जाएं इस बात पे कि ये जो सोप का मॉलिक्यूल है ये कपड़ों को क्लीन करने के पूरे प्रोसेस में कैसे काम करता है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम समझ लो। प्रॉब्लम ये है कि जब हम पानी के अंदर गंदे कपड़ों को डालते हैं तो अकेला पानी वहाँ पे काफ़ी नहीं होता है उन कपड़ों को साफ करने के लिए, है ना। ये बात तो हम सब जानते हैं, वरना हम सोप का यूज़ ही क्यों करते। इस बात के पीछे का रीज़न क्या है ये भी सोचो। कपड़ों के ऊपर जो गंदगी लगी है यानी कि डर्ट लगी है, उसका अपना जो नेचर है वो है दैट इट इज़ ऑयली इन नेचर, यानी कि वो चिपचिपी होती है। और जो भी चिपचिपी चीज़ें होती हैं यानी कि ऑयली चीज़ें होती हैं, उनका अपना नेचर ये होता है कि वो पानी के अंदर नहीं घुलती है, विच मीन्स कि ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। यही कारण है कि डर्ट भी पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। कपड़ों पे जो गंदगी है वो पानी में नहीं घुलती है। इसी कारण से सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता। प्रॉब्लम को तो समझ लिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हम सब जानते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी के अंदर सोप को डाल लेते हैं, साबुन को डाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी गंदे कपड़े हैं उनको इसी सोप के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। फिर इसी सॉल्यूशन को बहुत तेज़ स्पीड पे रोटेट करते हैं, हिलाते हैं, यूजिंग ईदर आर हैंड्स, या तो हाथ का इस्तेमाल कर लो या फिर वॉशिंग मशीन के थ्रू होता है ये काम। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो हमने सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसकी पूरी कारीगरी आती है। क्योंकि उसमें दो तरह के एंड्स थे, तो जितने भी सोप मॉलिक्यूल इस वक्त उस सॉल्यूशन के अंदर हैं वो सारे के सारे उनके जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, यानी कि वो एंड्स जो पानी से दूर जाने की क्षमता रखते हैं और डर्ट के पास जाने की क्षमता रखते हैं। मेन पार्ट ये है, वो कहाँ जाएंगे, कपड़े पे जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डर्ट है, गंदगी है, वहाँ पे जाएंगे ये सारे सोप के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोफोबिक एंड्स, और वो चिपक जाएंगे उन सारी जगहों पे। अच्छा, अब यही जो सारे सोप के मॉलिक्यूल्स गंदगी से चिपक चुके हैं, इनके दूसरी तरफ कौन सा एंड है, वहाँ पे है हाइड्रोफिलिक एंड, जो पानी के साथ जाने की क्षमता रखता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो अब क्या होगा, जब यही पूरा सॉल्यूशन तेज़ी से रोटेट होगा तो हाइड्रोफिलिक एंड जो है यानी कि जो पानी की तरफ जाने की क्षमता रखते हैं, वो खींच के ले जाएंगे अपने पूरे मॉलिक्यूल को, और साथ में क्योंकि ऑयल अटैच्ड है वहाँ पे, तो ऑयल को भी खींच के ले जाएंगे। तो इस तरह से ये सारा ऑयल किस में चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स। कितने कमाल का डिज़ाइन है सोप मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है पूरे दुनिया भर में। ये हमने सीख लिया कि कपड़ों को कैसे साफ किया जाता है सोप सॉल्यूशन की मदद से। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। इसके नोट्स की शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो है कुछ इस प्रकार से। ये है पहली शीट और ये है दूसरी शीट। ये सारे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनके लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगले एपिसोड में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।